हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 2024 का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा पेपर, प्रीलिम्स एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करके। 2023 का पेपर चल रहा था, 62 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। 63rd क्वेश्चन है ये। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सॉइल्स हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब ये एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन है, इसमें पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होता है क्योंकि लीचिंग से सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे ग्राउंड में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह होती है, बारिश होती है तो लीचिंग हो जाती है। तो एक स्टेटमेंट वाले मैंने बताया था सबसे सिंपल होते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी पढ़नी नहीं है, सीधा डी आंसर आएगा। क्योंकि एक स्टेटमेंट गलत हो गई, दो ही स्टेटमेंट हैं, एक गलत हो गई, बाकी सारी का जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके ऑप्शंस बनाए हैं पहली दूसरे पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है भाई, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ओशन कॉन्टिनेंट में ग्रेटर होता है समर में। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से उठा रहे हैं सीधे क्वेश्चंस, और बच्चों को लग रहे हैं टफ़ क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बंद कर दिया है हमने। कंपाइलेशंस और जो कोचिंग में मटेरियल अवेलेबल होता है, कभी कभी पीडीएफ्स होती हैं, शॉर्टकट पीडीएफ्स होती हैं, उस पर हम जाते हैं, उसमें हम बहुत फोकस करके नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी सिंपल है, कितना भी टफ पेपर आ जाए, ओनली वन वाले जो टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ओनली 2 ओनली 3 वाले, वो सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी से होती हैं, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं। इसमें भाई विंटर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है समर के मुकाबले में। विंटर का जो क्लाइमेट है, ग्राउंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, और जो ओशन होता है वो देर में होता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, उसकी ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए या एनर्जी रिलीज़ करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो वही सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये रिपीट पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन, और 2024 के अगले साल के ही पेपर में फिर से ये क्वेश्चन आया है, जिसमें कि उन्होंने आइसोथर्म्स पूछे हुए हैं विंटर में। इसी चैप्टर में मैप बना हुआ है सेम। ये वाला जो चैप्टर पढ़ोगे, इसकी शुरुआती में ये कॉन्सेप्ट है, फिर मैप्स बनाए गए हैं कि आइसोथर्म्स कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, डी स्टेटमेंट इसका आंसर आ जाएगा। सिस्मोग्राफ एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, मतलब रिपीटेड ट्रेंड चल रहा है 23 का 24 का। सिस्मोग्राफ में पी वेव्स पहले रिकॉर्ड होती हैं, प्राइमरी वेव्स। ठीक है, उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है लाइक अ साउंड वेव। एस वेव्स में वर्टिकल मूवमेंट होता है लाइक अ वाटर वेव। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स, बहुत सही है। अब ये देखो, थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, कोई भी सी वाटर यूज़ नहीं करता, कोई भी वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कोई भी प्राइवेटली ऑन नहीं है। पहली बात तो ये आपको पता है प्राइवेटली ऑन है, बहुत ही कॉमन वो है। ठीक है, काफ़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा पावर वगैरह, मतलब बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है पावर सेक्टर में। ठीक है, उसके अलावा अब आप ये देखो सिंपल लॉजिक कि नन हर जगह, मतलब इसने सारी पावर प्लांट का सर्वे कर लिया क्या इंडिया में कि सी वाटर कर रही है। और क्या ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है एग्ज़ाम के हम सारे पावर प्लांट का इतना माइन्यूट डिटेल्स में, जो कि एक पावर प्लांट का इंजीनियर को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, या पावर प्लांट में जो काम कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनको जो इन्फॉर्मेशन पता हुई है, वो हमसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा भाई एग्ज़ाम। सिंपल सी बात है। कहते हैं बहुत टफ, अरे बहुत टफ नहीं है भैया। एनसीईआरटी जो बेसिक्स है उनको कवर करो, लॉजिक लगाओ, नॉलेज विद लॉजिक, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि भाई पावर प्लांट का सिंपल प्रिंसिपल क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नई टेक यूज़ हो रही हैं, उसको क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, उसमें क्लीन उसकी इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक यूज़ हो रही हैं, ये बस पता होना चाहिए। अब इसमें सिंपल सी बात है कि कोई भी यूज़ नहीं करता, कोई भी, मतलब सिंपल है भाई कि सारे प्लांट के सर्वे करके वो नहीं बैठा है, या ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे उनसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो नन आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो सी वाटर को भी यूज़ करता होगा कूलिंग मैकेनिज्म के रूप में। पावर प्लांट में वाटर की नीड होती है कूलिंग के लिए। ठीक है, वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भी होगा कोई ना कोई पावर प्लांट, कोल वगैरह जहाँ पर होगा, और प्राइवेटली ऑन तो है ही, ये बता दिया, तो नन कोई भी सही नहीं है। वॉल्बाशिया मेथड रिपीटेड थीम, करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है, डेंगू मलेरिया के टाइम पे बहुत ज़्यादा करंट में रहता है। तभी मैं कहता हूँ करंट अफेयर मैगजीन से लास्ट में पढ़ोगे, मेथड याद नहीं रहेगा, नाम याद नहीं रहेगा, हर रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस करोगे, उसमें आपको याद रहेगा कि भाई हाँ ऐसी कोई चीज़ चल रही थी डेंगू के टाइम पे, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है धीरे धीरे एसिमुलेट होती है आपके ब्रेन में, तो वो याद आती है एग्ज़ाम टाइम में। आपको ये कहना है मैंने नोट्स नहीं बनाया यार, तो जब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो न्यूज़ रोज़ रिपीट होती है। कोई भी न्यूज़ कंटिन्यूस चलती है, जैसे पहलगाम पे अब कम से कम 15-20 दिन तक चलेगा, तो आप रोज़ वो चीज़ पढ़ते हो, आपके दिमाग में एसिमुलेट होती है बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, मैकेनिकली रटने से नहीं याद रहेगा आपको। तो न्यूज़पेपर इसलिए डेली ज़रूरी है, और इसीलिए मैं जो भी न्यूज़पेपर्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनमें आर्टिकल्स हैं, उनकी एक सीरीज़ बनाऊँगा। उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद जॉब में था जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मेरे को प्रॉब्लम होती थी।
तो जो भी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, मिंट है, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज़, उनका एक मैं वीडियो बना दिया करूँगा, उसको आप देख लिया करना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वॉल्बाशिया मेथड मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए है, वायरल डिजीज़ को। 68th क्वेश्चन जो है, अब देखो वही मैंने बोला ना कि एनवायरनमेंट में आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, वरना तो आप हर चीज़ पढ़ जाओगे। एक्ट्स आपको पढ़ने हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के एक्टों से रिलेटेड, क्या कमिटमेंट है, इंटरनेशनल क्या गोल्स हैं इंडिया के, वो पढ़ने हैं आपको। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्या एग्रीमेंट्स है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। बाकी हम बता रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स बताएंगे, उससे यूज़ करना है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए, एनसीईआरटीज़ पता होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। मेरा प्रीलिम्स में बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ है भाई, कितने बड़े, मतलब मैं मानता हूँ मेरी राइटिंग ख़राब है, मेंस में मेरे उतने अच्छे स्कोर नहीं रहे हैं, तो इस बार रैंक भी मेरा इसलिए पीछे रहा सिविल्स में, क्योंकि मेरी राइटिंग भी ख़राब है थोड़ी। बट प्रीलिम्स में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उतना एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होगा अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस है। स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, तो इनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पकड़ रखी है, कैसे सेट करते हैं पेपर ये। अब ये देखो भाई, क्लीन कोल टेक मैंने बताया था, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और उसमें यूज़ होता है ये, ठीक है। जो ऑलरेडी कार्बन एटमॉस्फेयर में उसको कैप्चर करेंगे, उसको अंडरग्राउंड में डिपॉजिट कर देंगे, ओशन बेड्स में डिपॉजिट कर देंगे, तो वही सारे मेथड्स इन्होंने लिखे हुए हैं। तो जब भी आप कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन का न्यूज़ पढ़ोगे रोज़, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, रोज़ आप पढ़ोगे, रोज़ रिपीट होगा, तो आपका आ जाएगा। कल को मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन कौन सी टैग हैं, 15 नंबर में ऑल 3 आ जाएगा। एरियल मेटाजेनोमिक्स, ऐसे क्वेश्चंस को तोड़िए पहले। एरियल मतलब हवा में उड़ के कुछ होगा, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस तो बनाने हैं 4 उसको। तो एवियन स्पीशीज़, अरे भाई कई बच्चे सोचेंगे कि हवा में तो चिड़ियाँ उड़ती हैं तो वो हो जाए, भाई वो एवियन स्पीशीज़ अलग है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि आप ऐसी स्टेटमेंट में या तो सिंपल वो देखिए कि भाई कॉमन कौन सी 2 स्टेटमेंट है, उनमें से एक होगा। इसमें कोई सेम साउंडिंग दिख नहीं रही हैं, लेकिन मेटा जीनोमिक्स, जीनोमिक्स सबको पता है डीएनए से रिलेटेड है, जेनेटिक मेकअप से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखो डीएनए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स, बाकी में किसी में ब्लड कलेक्ट कर रहा है, किसी में सिर्फ सैंपल कलेक्ट कर रहा है। तो जीनोमिक्स में सिर्फ डीएनए एक में आ रहा है। दूसरा कंफ्यूज करने के लिए जेनेटिक मेकअप को अंडरस्टैंड करना है एवियन स्पीसीज़ का। एवियन स्पीसीज़ एरियल उड़ती हैं, इसलिए वो नहीं आ जाएगा, चिड़ियाँ वगैरह उड़ रही हैं, उनका अंडरस्टैंड करना है मेकअप। तो एरियल मेटाजेनोमिक्स आप देखिए नई टैग आई है, डीएनए सैंपल्स को कनेक्ट करना है एयर से, हवा से कलेक्ट कर लो जितने भी उस हैबिटेट में हैं, उसका हैबिटेट का अंदाज़ा लगाने के लिए कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं इसमें, ठीक है, एक साथ कलेक्ट करके। तो डीएनए एक में ही है, सीधा ए आंसर आ जाएगा। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, फिर से डीएनए का सवाल, ठीक है। ये इनका एक और चीज़ आ रहा है कि 2 सवाल रिपीटेड आते हैं और उन दोनों में आपस में लिंक होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। ये 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे इस साल ये आया है, एक साल एक क्वेश्चन और आया था, उसमें अशोका के मूर्ति के बारे में था, और उसी के जस्ट पहले जो क्वेश्चन था, दोनों में हिंट, दूसरे पहले सवाल की हिंट दूसरे सवाल में थी। जैसे इसमें देख लो डीएनए सैंपल से रिलेटेड सवाल आ गया, अगला सैटेलाइट डीएनए से रिलेटेड सवाल आ गया। तो ऐसे जब भी आपको एकदम को जॉइंट सवाल मिले ना, ऊपर नीचे एक आध सवाल, तो उसके आंसर जुड़े होते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए यहाँ से, हालांकि ये बहुत ही डेस्परेट है, ये कभी यूज़ मत करना, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो ये मैं दिखा रहा हूँ बस आपको। अब ये मेटाजीनोमिक्स से आप डीएनए निकाल लोगे, ठीक है, लॉजिक लगा के। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बिल आया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक होती है, क्राइम में यूज़ होती है। डीएनए कलेक्ट करके उससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई कौन क्रिमिनल है, उसके सैंपल्स वगैरह से। तो वहाँ पे एक माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है जो यूज़ होता है। तो उससे रिलेटेड ये है कि भाई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पढ़ता है स्पीशीज़ के बीच में, वही पता करेगा भाई डीएनए से। एमएसएमई एक्ट के तहत देखो न्यूमेरिकल वैल्यू फैक्ट है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये वाला एक्ट की जो वैल्यूज़ थी वो चेंज भी हुई थी हाल फिलहाल में, करंट की न्यूज़ भी थी, तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। नीदर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी न्यूज़ में चल रहा था करंट का। मैंने बोला ना इकोनॉमी के क्वेश्चन जो आएंगे वो करंट के आएंगे कि भाई बिना ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरह है, ऑनलाइन करेंसी है, आरबीआई की करेंसी है, बिना यूएस डॉलर उसको यूज़ कर सकते हैं, सही बात है भाई। कैन बी पॉसिबल स्टेटमेंट है, तो ये सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। 73rd क्वेश्चन क्या है भाई, टर्म बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा मैथ्स में पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ है भाई, डी में है, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ओवरऑल
प्रैक्टिकल नॉलेज बार बार आप देखोगे, बनाने को मैं एक पूरा वीडियो बना दूँ 1 घंटे का, सारा पेपर डिस्कस कर दूँ 2-2.5 घंटे में, लेकिन वो दिमाग में नहीं जाएगा। धीरे धीरे प्रोसेस करोगे, कैसे सोचना है, कैसे थिंकिंग, और बाद में बीच बीच में स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ, ये पढ़ो, अखबार कैसे पढ़ना है उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के लिए इतना ही।